हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्मी डिराक गैस एंड फर्मी एनर्जी। पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि फर्मी डिराक गैस क्या है। फर्मियोन्स ऐसे पार्टिकल्स जो कि ये पहली कंडीशन तो क्या थी कि पार्टिकल्स आपके कैसे हों, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हों जिसके बीच में आप डिस्टिंगेज ना कर पाओ, जिसके बीच में आप अंतर ना बता पाओ। ऐसे पार्टिकल्स जो कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब कि एक क्वांटम स्टेट के अंदर एक जैसे दो पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे पार्टिकल्स जो आइडेंटिकल भी हैं और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फर्मियोन्स बोलते हैं, क्योंकि वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। तो इन फर्मियोन्स के कलेक्शन को बहुत सारे एक एक तरह के, जैसे मान लो सपोज हम एग्जांपल लें इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो गया, एक तो स्पिन हाफ पार्टिकल हो गया। इसमें कंडीशन स्पिन एंगुलर मोमेंटम की भी होती है, जिसमें हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर एच बाई, जिनकी एंगुलर मोमेंटम हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई हो, उन पार्टिकल्स को भी हम वो पार्टिकल्स भी कौन से होते हैं? फर्मियोन्स होते हैं। मतलब फर्मियोन्स के लिए कंडीशन हो गई कि इंडिस्टिंगेजेबल पार्टिकल्स, दूसरा उनकी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम। एंड तीसरी कंडीशन है कि वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे कि ये पार्टिकल्स फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं और इनको हम फर्मियोन्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन फर्मियोन्स के कलेक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? फर्मी डिराक गैस बोलेंगे। ठीक है, तो अब आज उस फर्मी डिराक गैस के लिए हम क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे। जैसे कि हमने पिछली बार एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाल लिया था ना, कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी निकाल लिया था और डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी निकाल लिया था। उस रिजल्ट से आज आगे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकल के आया था, वो निकल के आया था Ni इज इक्वल टू जी आई बाई ई रेज टू पावर एल्फ़ा प्लस बीटा यू आई प्लस वन, जिसमें आपके पास हमने क्या माना था कि आपके पास एक वॉल्यूम V के अंदर n फर्मियोन्स हैं और वो n फर्मियोन्स अलग अलग क्वांटम स्टेट्स में डिवाइडेड हैं। तो अलग अलग क्वांटम स्टेट्स का मतलब हो गया अलग अलग कंपार्टमेंट्स। तो उन अलग अलग कंपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें एनर्जी की, तो पहले क्वांटम स्टेट बोल लो या फिर कंपार्टमेंट बोल लो, उसकी एनर्जी आपकी फर्स्ट की हमने मान ली U1, दूसरे एनर्जी क्वांटम स्टेट की एनर्जी मान ली U2, तीसरे की मान ली U3 और ith की मान ली UI। ऐसे ही अगर जो हमारे पास पहला कंपार्टमेंट है जिसकी एनर्जी हमने UI मानी, U1 मानी, उसके अंदर आपके पास N1 पार्टिकल हैं, दूसरे के अंदर N2 पार्टिकल्स हैं और ith के अंदर Ni पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह से अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें जनरल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो हमने उस दिन निकाला था वो था ये Ni इज इक्वल टू जी आई बाई रेज टू पावर एल्फा प्लस बीटा यू आई प्लस वन। जी आई क्या है? डिजनरेसी। अल्फ़ा और बीटा क्या है? आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। एंड प्लस आपके पास क्या हो गया? वन हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास हमने क्या, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन ला हमारे पास निकाल लिया, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? U बाई के टी। यू को क्या बोलते हैं हम? म्यू बोलते हैं, बेसिकली केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, अब उसके बाद हमने पिछले भी लेक्चर में देखा था कि रेज टू पावर अल्फ़ा को हम 1/d के इक्वल लिख लेते थे। तो जैसे जब हमने बोस आइंस्टीन गैस डिस्कस करी थी, तो उसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, रेज टू पावर अल्फ़ा को 1/d के इक्वल लिख लिया। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया Ni इज इक्वल टू जी आई बाई 1/d ई रेज टू पावर बीटा यू आई प्लस वन। ऐसे ही हम जब ई रेज टू, अब उसके बाद हमने क्या किया, ये तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद ये हम लिखना चाहें किसके लिए, अगर हमारे पास एक मोमेंटम इंटरवल दे रखा है कि मोमेंटम हमारे पास है p और p प्लस डी पी के बीच में, तो उस मोमेंटम इंटरवल के लिए अगर हम क्या लिखना चाहें, जो डी जनरेशन, क्योंकि जब हमने जो एनर्जी कंटिन्यूम निकाला था ना,
तो उस एनर्जी कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास क्या हो गया था, जो यहाँ पे जी आई है उस जी आई की जगह हमने क्या लिखा था, जी पी डी पी लिखा था, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने निकाला था। यहाँ पे जो कंटिन्यूस हमने लिखा था ना, कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो निकाला था वो क्या निकाला था, एन यू डी यू इज इक्वल टू जी यू डी यू डिवाइडेड बाई रेज टू पावर एल्फा ई रेज टू पावर यू बाई के टी प्लस वन। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, ये एन यू डी यू लिखने के लिए हमें पहले ये जी यू डी यू निकालना है। अब इस जी यू डी यू निकालने के लिए हम पहले फर्स्ट चैप्टर में ही जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे उसी टाइम पे हम एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं कि आपके पास जी बेसिकली जी यू डी यू का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल इन एनर्जी इंटरवल यू एंड यू प्लस डी यू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल इन मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डी पी हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो वो जो उसको हमने नाम दिया था जीपीडीपी का, कि इतने एलिमेंट्री सेल इस मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डीपी के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जीपीडीपी से ही हम क्या निकाल लेंगे, जीयूडीयू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास रिलेशन एग्जिस्ट करता है एनर्जी और मोमेंटम में। मोमेंटम पीस के जो आपकी एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, यू इक्वल टू पी स्केयर बाई 2m के इक्वल होती है, ठीक है। और पी स्केयर हमारे पास बात करें तो किसके इक्वल होती है, 2mu के इक्वल होती है। तो वहाँ से हम क्या कर लेंगे, जो जी पी डी पी था उससे हम कहाँ पर पहुँचेंगे, जी यू डी यू पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था वो क्या था, हमारे पास जी पी डी पी के लिए 4πv/h³ पी स्केयर इंटू डी पी। अब उसमें हमने एक फैक्टर और यहाँ पे ऐड कर दिया जी एस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन डीजनरेसी। तो स्पिन डीजनरेसी जी एस किसके इक्वल होती है, जो कि हमने जब बी स्टैटिस्टिक्स निकाल का केस डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमने स्पिन डीजनरेसी इंट्रोड्यूस करी थी। तो यहाँ पे स्पिन डीजनरेसी किसके इक्वल होती है, जी एस इज इक्वल टू 2s+1 वेयर एस इज स्पिन क्वांटम नंबर। और यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की फर्मियोन्स के केस में क्या होगी, हाफ इंटीग्रल वैल्यू होगी, या तो वैल्यू हाफ होगी या 3/2 होगी, 5/2 होगी। वहाँ पे जब बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का हमने केस लिया था वहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती थी, इंटीग्रल मल्टीपल। तो इंटीग्रल वैल्यू होती थी तो वो एस की वैल्यू आपकी 0 हो सकती थी, 1 हो सकती थी, तो 2 हो सकती थी। तो जो मिनिमम एस की वैल्यू का हमने वहाँ पे केस लिया था वो एस इक्वल टू 0 का ले लिया था। तो एस इक्वल टू 0 के लिए जी एस किसके इक्वल हो गया था, 1 के। तो इसका फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू हाफ होगी और एस की वैल्यू हाफ के लिए जी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसलिए ये फैक्टर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसका नंबर आएगा, जब ये यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद स्पिन डिजनरेसी फैक्टर को भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया, हमारा काम क्या है, इस जी पी डी पी से, जो ये जी पी डी पी से है, इससे जी यू डी यू पे पहुँचने का। तो जी यू डी यू पे पहुँचने के लिए हमारे पास रिलेशन है यू इज इक्वल टू पी स्केयर बाई 2m। और यहाँ से क्या हो जाएगा, पी स्केयर इज इक्वल टू 2mu हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे लेफ्ट साइड में तो 2p/dp बन गया, राइट साइड में आपके पास बन गया 2m/du। और यहाँ से क्या हो गया, आपके पास p/dp किसके इक्वल आ गया, m/du के इक्वल आ गया। तो p/dp की जगह हम क्या कर देंगे, m/du वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, अब हमारे पास जो जी पी डी पी था, तो P की जगह हम जहाँ भी P है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, P की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पी स्केयर हो गया 2mu। और यहाँ से ये पी स्केयर हमारे पास क्या हो गया, 2mu के इक्वल हो गया, ठीक है। पी स्केयर इक्वल टू 2mu और आपका P किसके इक्वल हो गया, √2mu। तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ भी P है हम वहाँ पे क्या कर देंगे, P की जगह क्या पुट कर देंगे, √2mu पुट कर देंगे। और ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद, तो जब आपने P को U से रिप्लेस कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जो जी पी डी पी था वो बन गया जी यू डी यू। जी पी डी पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल इन मोमेंटम इंटरवल P एंड P प्लस डी पी। जी यू डी यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स इन एनर्जी इंटरवल U एंड U प्लस डी यू, ठीक है।
तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद और स्प्रिंट डीजनरेसी फैक्टर GS मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास GU बनता है किसके इक्वल, GS इंटू 4πV/h³ और जो पी स्केयर था उसकी जगह आ गया 2mu⁴, और जो आपका dp था उसकी जगह आ गया आपके पास mdu। ठीक है, pdp की जगह तो हमने mdu पुट कर दिया और खाली p की जगह हमने पुट कर दिया 2mu⁴। सोल्व, फिर इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल गया GU/DU इक्वल टू ये GS4√2πm⁴3/2V/h³ U⁴ तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई वैल्यू, ये निकल के आ गई नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स या डीजनरेसी इन एनर्जी इंटरवल U एंड U+DU। और ये किस पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे है, क्योंकि जो ये इक्विलिब्रियम स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर क्या है आपका फिक्स है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आपकी, अब हमें लिखना है NUDU। NUDU किसके इक्वल हो जाएगा, NUDU की वैल्यू किसके इक्वल थी, जो अभी हमने कंटिन्यूस एनर्जी इंटरवल के लिए देखी, GU/DU डिवाइडेड बाई e⁴ प्लस U/kT+1 के इक्वल थी। तो अब हम जो ये GU/DU था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि हमने कहाँ पे निकाली है, जो वैल्यू अभी हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में निकाली है 3.71 में, ये वैल्यू हम यहाँ पे GU/DU की पुट कर देंगे। तो ये पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी NUDU की, या फिर इस NUDU को हम DNU भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ, अब यहाँ पे जो GU/DU था दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल इन एनर्जी इंटरवल U एंड U+DU। अब ये NUDU किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी इंटरवल U एंड U+DU। अब इसकी वैल्यू आ गई DNU इज इक्वल टू GS4√2πm⁴3/2 इंटू V/h³ इंटू U⁴ डिवाइडेड बाई e⁴ प्लस U/kT+1। और जो अब हमने क्या कर दिया, जो बीटा U था ना, बीटा की भी वैल्यू पुट कर दी, बीटा किसके इक्वल होता है हमें पता है 1/kT के इक्वल होता है। तो ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए एनर्जी इंटरवल U एंड U+DU में। अब पूरे सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं उसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना हो तो क्या करेंगे, जो ये हमारे पास DN, या तो इन सभी DNUs को सम कर देंगे या फिर इंटीग्रेशन कर देंगे हम। अगर ये आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, आपके एनर्जी स्टेट एक दूसरे के पास पास हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। और इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, किस तरह से इंटीग्रेशन करोगे, जो एनर्जी लिमिट आपकी कहाँ से, 0 से, और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाती है। सपोज हमारी एनर्जी 0 से लेकर और कुछ भी वैल्यू हो सकती है एनर्जी की। ठीक है, तो वो पूरी रेंज में हम क्या कर देंगे, उस एनर्जी रेंज में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स DNU आए थे हमारे पास, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि क्या कर दिया हमने, अब इंटीग्रेशन के अंदर DNU की वैल्यू पुट कर दी, और जब ये DNU की वैल्यू हम पुट करेंगे ये किसके इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू GS4√2πm⁴3/2V/h³। और इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो चीज़ें कांस्टेंट थी हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल ली, इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास क्या बची, जो वैल्यू चेंज हो रही है, चेंज क्या हो रही है, हर कंपार्टमेंट की एनर्जी हो रही है। तो इंटीग्रेशन के अंदर U⁴ डिवाइडेड बाई e⁴ प्लस U/kT+1 बच गया। अब ये क्या हो गया, आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। अब यहाँ से टोटल एनर्जी आपको लिखनी है, तो वो कैसे लिखोगे, अगर आप क्या करो, एक कंपार्टमेंट में जितने पार्टिकल हैं उन पार्टिकल्स को जितनी उस कंपार्टमेंट की एनर्जी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो उस कंपार्टमेंट की टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी, या उस क्वांटम स्टेट की टोटल एनर्जी। जैसे कि हमने फेस को क्या कर लिया, पहले कंपार्टमेंट में बांट लिया और फिर एलिमेंट्री सेल्स में बांट लिया। ये कई बार एग्जांपल हम ले चुके हैं। जैसे क्लास को हमने बांटा था, क्लासरूम को 3 पार्ट्स में बांट लिया, 2 पार्ट्स में तो दो रो हैं और एक में एक सिंगल रो थी, है ना। तो अब टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल एनर्जी कितनी होगी एक कंपार्टमेंट की, तो उसमें जितने पार्टिकल हैं
प्लस उस कंपार्टमेंट की कितनी मल्टी एनर्जी है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंपार्टमेंट की टोटल एनर्जी निकल जाएगी। और पूरे सिस्टम की हमें टोटल एनर्जी निकालनी हो तो अब हमारे पास कितने भी कंपार्टमेंट सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। मान लो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता तो जीरो से इन्फिनिटी तक कितने भी कंपार्टमेंट हो सकते हैं। तो उस जीरो से इन्फिनिटी तक हम क्या कर दें, यू इंटू डी एन यू को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी हमारे पास सिस्टम की। तो यहाँ से यू इसके किसके इक्वल हो जाएगा, यू इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी यू इंटू डी एन यू, ये किसके इक्वल हो गया, जब आप डी एन यू की वैल्यू पुट करोगे जी एस 4√2 पाई 3m⁻³ वी बाई एच क्यूब जी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी u⁻³ डी यू, क्योंकि वहाँ यहाँ पे u⁻½ था उसमें एक और u मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया u⁻³ इंटू डी यू डिवाइडेड बाई e⁻α प्लस u बाई के टी प्लस 1। अब इसमें हम मान लेते हैं ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3.74। उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पे कि u बाई के टी को तो हम मान लेते हैं x के इक्वल, तो यहाँ से dx किसके इक्वल हो जाएगा, du बाई के टी। अब यही चीज़ हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 3.73 और 3.74 में, तो क्या हो जाएगा n तो किसके इक्वल आ गया, जी एस वी बाई एच क्यूब 2πm⁻³ ये तो जो कांस्टेंट फैक्टर था बाहर इसको रीअरेंज करके हमने लिख लिया, अंदर बच गया 2/√π और अंदर क्या हो गया आपके पास जीरो से इन्फिनिटी u⁻½ था और u किसके इक्वल है, के टी इंटू एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से जो के टी था उसको तो हम बाहर निकाल के ले गए, जिसको जो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ अंदर बच गया x⁻½ dx बाई e⁻α प्लस x प्लस 1। इसको सोल्व करके देखना अभी आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा सिमिलर केस हो गया जैसा कि हमने बी स्टैटिस्टिक्स में लिखा था। इस इंटीग्रल को, ये वाला जो इंटीग्रल बना आपके पास, इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, इस इंटीग्रल को f1 अल्फ़ा के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये n किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, टोटल जी एस वी बाई एच क्यूब 2πm⁻³ f1 अल्फ़ा। तो यहाँ से f1 अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली हमारे पास हो गई 2/√π जीरो से इन्फिनिटी x⁻½ dx बाई e⁻α प्लस x प्लस 1। और यहाँ से e⁻α की जगह हम 1/d भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली एनर्जी u किसके इक्वल हो जाएगी, 3/2, जो यहाँ पे एनर्जी जो इक्वेशन 3.74 में जो बाहर फैक्टर था वो तो हम एज इट इज़ रखेंगे और अंदर से जो हमारे पास एडजस्ट करने के बाद जैसे 2π के जो हमारे पास के टी निकल के आएगा उसको सबको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू बनेगी u की, u इक्वल टू 3/2 जी एस वी बाई एच क्यूब 2πm⁻³ के टी 4/3√π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x⁻³ dx डिवाइडेड बाई e⁻α प्लस x प्लस 1। ये भी वही केस बन गया जैसा कि बी स्टैटिस्टिक्स में था। ये जो इंटीग्रल था इसको आपने f2 अल्फ़ा का नाम दे दिया, जिसमें f2 अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास ये वाली हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से f1 f2 अल्फ़ा को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये n और u की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें जनरली जब हम, ये तो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया फर्मी डिराक गैस के लिए। अब क्या होगा आपके पास, हम मान लेते हैं कि हम इसमें एक फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, NU बाई GU, मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल करेंगे तो जो हमारा एक्सप्रेशन था NU DU इज इक्वल टू GU DU डिवाइडेड बाई e⁻α प्लस बीटा UI प्लस 1 वाला जो एनर्जी कंटिन्यूम के लिए फर्मी डिराक गैस के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने लिखा था, उस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम क्या करेंगे, NU को GU से डिवाइड कर देंगे तो बच क्या जाएगा आपके पास, NU बाई GU बच जाएगा 1/e⁻α प्लस U बाई के टी प्लस 1 के इक्वल बन जाएगा। और ये जो आपका अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस म्यू बाई के टी के इक्वल होती है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जो म्यू है ये किसके इक्वल, UFT के। UF आपके पास क्या है, फर्मी एनर्जी, इस टर्म को हम नाम दे देते हैं फर्मी एनर्जी। तो UFT के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा करने से हमारे पास
जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो किसके, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसके इक्वल बन गया, ये बन गया आपके पास एफ यू इज इक्वल टू 1/e⁻u माइनस यू एफ बाई के टी के इक्वल, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम एक टर्म डिफाइन करते हैं फर्मी एनर्जी की। हमारे पास देखते हैं फर्मी एनर्जी क्या होती है, ठीक हो गया। फर्मी एनर्जी अब आपके पास क्या होगी वो देखते हैं। जब हमें पता है हमारे पास जो फर्मियोन्स हैं, अब जब हमने देखा था बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के केस में भी कि जब आपके पास आप टेम्परेचर को लो करते चले जाओगे तो क्या होगा, आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो लोअर एनर्जी में ही सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका टेम्परेचर जीरो है तो फर्मियोन्स की एक्चुअली में जीरो एनर्जी नहीं होती। लेकिन अगर हम आइडियल गैस की बात करें, आइडियल सिचुएशन की बात करें, तो आइडियल गैस के केस में क्या हो जाता है आपके पास, जो अगर हम रियल फर्मी गैस की बात करें तो उसमें एक्चुअली में एनर्जी जीरो नहीं होती। जब टेम्परेचर 0 केल्विन पहुंच जाता है उस टाइम पे भी उस फर्मी गैस की एनर्जी जीरो नहीं होती। लेकिन जो हम आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस के केस में फर्मी एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। हम बोलते हैं कि 0 केल्विन के ऊपर कोई भी मोमेंटम आपकी नहीं होती, सारे के सारे पार्टिकल्स जीरो एनर्जी के एनर्जी लेवल में सेटल हो जाते हैं जा कर के, ठीक है। लेकिन जो हमारा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ते हैं या हम जब फर्मी गैस की बात करते हैं तो फर्मी गैस के केस में हमारे पास क्या होता है, फर्मी गैस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। और बाय वर्च्यू ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, फर्मी गैस के अंदर एक एनर्जी लेवल में एक ही पार्टिकल हो सकता है, एक एनर्जी लेवल में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं हो सकता। जबकि आपकी रियल गैस की जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, ग्राउंड एनर्जी में कितने भी जीरो एनर्जी लेवल पे कितने भी पार्टिकल्स आपके पास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने भी पार्टिकल्स नहीं हो सकते, एक एनर्जी लेवल में आपके पास एक ही पार्टिकल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपका टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा उस पर भी आपकी जो एनर्जी है गैस की वो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो एनर्जी लेवल वाला जो आपका एनर्जी लेवल है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल जाके बैठ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा पार्टिकल उससे ऊपर वाली कुछ एनर्जी लेवल पे बैठेगा, फिर तीसरा पार्टिकल उससे ऊपर वाली एनर्जी लेवल के एनर्जी लेवल पे बैठेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही चौथा पार्टिकल थोड़ा सा उससे ऊपर, तो आपके पास एक एक करके वो पार्टिकल्स फिल करते चले जाएंगे, लेकिन उसकी एनर्जी टोटल अब पहला पार्टिकल तो ज़ीरो पे बैठ गया, लेकिन दूसरा पार्टिकल जिस एनर्जी लेवल में गया उस एनर्जी लेवल की कुछ न कुछ एनर्जी है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 केल्विन पे फर्मी डिराक गैस की एनर्जी जीरो नहीं होती, इसका मतलब उसकी कुछ एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब क्या होगा, बीच में कोई भी एनर्जी लेवल खाली नहीं रहेगा, सभी एनर्जी लेवल्स में पार्टिकल्स जाके बैठते चले जाएंगे। अगर आपके पास 50 पार्टिकल हैं तो 50 एनर्जी लेवल तक पार्टिकल बैठते चले जाएंगे, और 50वें एनर्जी लेवल के बाद जब पार्टिकल्स ख़त्म हो गए उसके बाद कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसा एनर्जी लेवल जिस एनर्जी लेवल तक सारे के सारे एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं एट 0 केल्विन। ये बात ध्यान रखनी है, एट 0 केल्विन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर 0 केल्विन की। तो एट 0 केल्विन क्या हो गया, सारे के सारे एनर्जी लेवल इस सारे के सारे एनर्जी लेवल्स अप टू दिस एनर्जी लेवल आर कंप्लीटली फिल्ड एट 0 केल्विन, एंड अबव दिस एनर्जी लेवल ऑल दी एनर्जी लेवल्स आर कंप्लीटली एम्प्टी, कि सारे के सारे खाली हैं। तो उस एनर्जी लेवल को हम क्या बोलेंगे, फर्मी लेवल बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे फर्मी लेवल की जब हमने बात करी 0 केल्विन पे डी एन यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके ज़ीरो हो गए फॉर एनर्जी यू ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी लेवल।
फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर वाला कोई एनर्जी लेवल है उसमें कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो हमने अल्फा की वैल्यू UFT/kT लिखा था उसको अब हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इजक्वल टू UF0/kT, क्योंकि यही आपका हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल है। तो अब यहाँ पे ये UFT को हम क्या कर सकते हैं, UF0 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी NU/DU की वो भी क्या होगी, मॉडिफाई किस तरह से होगी, NU/DU आपके पास किसके इक्वल आ गया, नीचे जो आपका क्या U अल्फा प्लस बीटा U +1 था उसकी जगह हमारे पास आ गया U-UF0/kT, क्योंकि अल्फा की वैल्यू -UF0/kT है और बीटा की वैल्यू 1/kT थी। तो वो पुट करने के बाद हमारे पास ये NU/DU हमें मिल गया। और जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लिख रहे थे NU/GU वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी हो जाएगा जो यहाँ पे इस इक्वेशन 3.80 में था 1/e⁻U-UF/kT, वो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा 1/U-UF0/kT +1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके केसेस हम ये फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख लिया, अब केसेस डिस्कस करेंगे। तो 0 केल्विन पे क्या होगा, अगर 0 केल्विन पे देखना ध्यान से, इस इक्वेशन नंबर 3.83 में अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है और U है वो U इज लेस देन UF0 की, हमारी जिस एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं वो फर्मी एनर्जी लेवल से उसकी कम एनर्जी है, दैट मीन्स वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इस इक्वेशन में जब U इज लेस देन UF होगा तो U-UF0 नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय KT, और टेम्परेचर हमारा कितना है यहाँ पे 0 केल्विन है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव डिवाइडेड बाय 0, और 1/0 इन्फिनिटी होता है तो ये बन जाएगा e⁻ यहाँ पे -इन्फिनिटी, और e⁻⁻∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e⁻∞ 0 हो गया, तो FU की वैल्यू आ गई 1/1, दैट मीन्स FU आपके पास क्या हो गया 1 होगी इसकी वैल्यू, विच मीन्स कि आपके ऑल एनर्जी स्टेट विल हैव 1 फर्मियोन ईच, मतलब सारे के सारे एनर्जी एक फर्मियोन आ गया, इसका मतलब वो स्टेट कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि फर्मियोन्स के केस में एक एनर्जी स्टेट में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं आ सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास T = 0 केल्विन पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास FU की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी अगर आपकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम है। दूसरा केस इसमें है अगर आपकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा U-UF0, ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे U-UF0 था ये U-UF0 किसके इक्वल हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर के इक्वल आएगा, क्योंकि U इज़ ग्रेटर देन UF0 है, पॉजिटिव नंबर के इक्वल आएगा। तो पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 0 केल्विन है डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या बन जाएगा +इन्फिनिटी e⁻∞, और +इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, +इन्फिनिटी का मतलब भी इन्फिनिटी होता है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा NU/DU की वैल्यू आ जाएगी समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो दैट मीन्स FU की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहाँ पे ये FU की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, तो जब हम इसी चीज़ को एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो सॉलिड लाइन से फिगर 3.6 में हमारा ग्राफ आ रहा है ना, तो इसमें सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फर्मी, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वाला जो एनर्जी लेवल है UF0, इसे UF0 से पहले के तो सारे एनर्जी लेवल कम्प्लीटली फिल्ड है और UF0 से बाद वाले एनर्जी लेवल्स कम्प्लीटली एम्प्टी हैं। उसके बाद इसी में अगर हम बात करें जो ये हमारे पास इक्वेशन आई थी e⁻U-UF0/kT वाली, अब इसी में अगर जो हमारी पास ये वाली इक्वेशन है 3.83, अब इसी में अगर हम बात करें FU निकालने के लिए, अगर हमारा टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन है, तो टेम्परेचर अगर आपका अदर देन 0 केल्विन है तो फर्मी एनर्जी लेवल की फर्मी एनर्जी लेवल के लिए फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की देखते हैं क्या वैल्यू होगी। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है और U = UF है आपके पास, ठीक है,
यहाँ पे टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है और U इक्वल टू यू एफ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ई रेज टू पावर यू एफ माइनस यू एफ ज़ीरो हो जाएगा। तो यू एफ ज़ीरो से यू एफ ज़ीरो कैंसिल आउट, ज़ीरो बन गया, तो ये बन गया ई रेज टू पावर ज़ीरो। और ई रेज टू पावर ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, किसी भी 2 रेज टू पावर ज़ीरो हुई, 3 रेज टू पावर ज़ीरो हुई, रेज टू पावर ज़ीरो, उसका मतलब 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 1 भी है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो इस केस में इस फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू हाफ बन जाएगी। तो अगर आपका फर्मी एनर्जी लेवल कौन सा एनर्जी लेवल हो गया, जिस एनर्जी लेवल के लिए आपकी ऐसा एनर्जी लेवल हो गया जिस एनर्जी लेवल के लिए आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 1 है एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन एंड अदर देन T इज इक्वल टू 0 केल्विन, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। 0 केल्विन से अलावा कोई भी टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर पे ये आपका एनर्जी लेवल क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा। ठीक है, ऐसे ही फिगर 3.7 आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जितना आपका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा उतना ही आपका, जितना 0 केल्विन के आप नज़दीक होगे उतना ही आपका क्या होगा, जो टर्न है कि जो कंप्लीटली फील्ड एनर्जी लेवल से आप हाफ फील्ड की तरफ जा रहे हो, वो आपका क्या होगा, शार्प टर्न होगा। अगर टेम्परेचर आपका कम होता चला ज़्यादा हो जाएगा 0 केल्विन से, अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर 70 केल्विन से ऊपर है तो उस केस में जो आपका ये जो वैल्यू हुई फर्मी एनर्जी लेवल पे, तो इसकी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हाफ ही रही। लेकिन क्या हो गया, जो कम्प्लीटली फील्ड वैल्यू से ये हाफ फील्ड वैल्यू की तरफ जा रहा था वो शार्प टर्न ना होके क्या होगा, धीरे धीरे वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी और धीरे धीरे हम आप हाफ वैल्यू की तरफ जाओगे। ठीक है, ये तो ये वाला ग्राफ जो नीचे वाला T इक्वल टू ग्रेटर देन 0 70 केल्विन वाला थोड़ा सा फ्लैट ग्राफ मिलेगा आपको, और जो T ग्रेटर देन 0 केल्विन मतलब 0 केल्विन के नज़दीक वाला जो ये वाला ग्राफ मिलेगा, डॉटेड लाइंस जो आपको दिख रही हैं, ये डॉटेड लाइंस क्या होंगी, आपकी शार्प टर्न होगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब उसके बाद आती है कि यू एफ ज़ीरो, अब हम फर्मी एनर्जी हमें निकालनी है, फर्मी एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालनी। ठीक है, तो उसमें वही कंडीशन मान लेते हैं कि फर्मी एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जहाँ तक टोटल कंप्लीटली फील्ड एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं उसे हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, उसकी एनर्जी को फर्मी एनर्जी। तो मतलब 0 से लेकर 0 एनर्जी से और यू एफ तक आपके पास क्या है, कंप्लीट 0 केल्विन के ऊपर कंप्लीटली फील्ड एनर्जी लेवल्स हैं और ग्रेटर देन यू एफ ज़ीरो पर एम्प्टी एनर्जी लेवल्स हैं, है ना। ये कंडीशन है आपकी किस पे, T इज इक्वल टू 0 केल्विन के ऊपर। तो इसी में अब हमारे पास जो हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेते वो कैसे निकाल लेते, डी एन यू को हमने इंटीग्रेट कर दिया था किस लिमिट्स में, डी एन यू को 0 टू इन्फिनिटी की लिमिट्स में पहले जब जनरल एक्सप्रेशन निकाला था तो इंटीग्रेट किया था। लेकिन अब हमारा मैक्सिमम फील्ड पार्टिकल मैक्सिमम किस एनर्जी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास यू एफ ज़ीरो तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो से लेकर, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 से लेकर यू एफ ज़ीरो तक डी एन यू को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 से यू एफ ज़ीरो एफ यू जी यू डी यू। डी एन यू की वैल्यू आप किसके इक्वल होती है, या तो एफ यू जी यू लिख लो, या फिर आपकी वही जो वैल्यू आप पुट करोगे वो वाली लिख सकते हो, जो आपने क्या किया था पिछले एक्सप्रेशन में, जो हमने वैल्यू पुट करी थी ना किसकी, जी यू डी एन यू की वैल्यू थी जी यू डी यू डिवाइडेड बाई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई प्लस 1, और जी यू डी यू की वैल्यू जो हमने पुट करी थी, तो पुट करने के बाद आपके पास ये और चीज़ तो सेम रहेंगी, बस इंटीग्रेशन चेंज कर दिया हमने, 0 से यू एफ ज़ीरो कर दिया यहाँ पे। और फाइनली जब 0 से यू एफ ज़ीरो करोगे टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, तो टेम्परेचर 0 केल्विन के केस में जो डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म थी ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई का मतलब हो गया ई रेज टू पावर, ये थी आपके पास 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर यू माइनस यू एफ बाई के टी प्लस 1 था। तो जब आप टेम्परेचर आपका 0 केल्विन हो जाएगा और आपकी एनर्जी क्या है, फर्मी एनर्जी से 0 केल्विन पे क्या होगा एनर्जी, जब जहाँ पे हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो उस पार्टिकल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे,
वो करेंगे एनर्जी U लेस देन यू एफ, लेस देन इक्वल टू यू एफ के लिए एग्जिस्ट करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव ही रहेगी, तो ये ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा जिसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में चीज़ बचेगी ई रेज टू पावर यू माइनस यू एफ बाई के टी प्लस वन, उसकी जगह केवल वन बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। डिफरेंस क्या रहा, जो आपने जनरल एक्सप्रेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था उसमें और उसमें, वहाँ से नीचे से ई रेज टू पावर एल यू माइनस यू एफ बाई के टी प्लस वन हट गया और ये बच गया यू की पावर हाफ इंटू डी यू। इसको जब आप ज़ीरो से यू एफ ज़ीरो लिमिट में इंटीग्रेट करोगे और रीअरेंज करोगे तो आपके पास फाइनली यू एफ ज़ीरो की यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3.84। अब इस इक्वेशन 3.84 को ही हम क्या कर लेंगे, रीअरेंज करके हमारे पास क्या कर देंगे, जी एस फोर रूट टू पाई वी बाई एच क्यूब की इंटू एम की पावर 3/2 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास। इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3/2 एन यू एफ ज़ीरो की पावर माइनस 3/2। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3.72 में पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3.72 ये वाली जो इक्वेशन थी एन यू डी यू की, तो इसमें जो ये वाला फैक्टर है 4√2, इस वाली इक्वेशन में 4√2 पाई एम की पावर 3/2 वी बाई एच क्यूब, इसकी वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, एन यू डी यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो किसके इक्वल निकल आएगी, इस वैल्यू के इक्वल निकल के आएगी 3/2 एन यू एफ ज़ीरो की पावर माइनस 3/2 यू की पावर हाफ इंटू डी यू बाई यू की पावर ई रेज टू पावर यू माइनस यू एफ ज़ीरो बाई के टी प्लस वन के इक्वल निकल के आएगी, ठीक है। ये आपके पास जनरल वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है जो डी एन यू की थी, हमारे पास एफ यू जी यू इंटू डी यू के इक्वल होगी, क्योंकि एफ यू हमारे पास एन यू बाई जी यू था, तो डी एन यू का मतलब वही हो गया ना, एन यू बाई जी यू से जी यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाला जी यू कट गया, तो आपके पास एन यू डी यू ही बच गया। और ये वैल्यू हमारे पास जो हमने अभी जनरल लिखी थी यू एफ ज़ीरो को इंक्लूड करे बिना, वो जनरल वैल्यू है। यहाँ पे हम जी एस की वैल्यू जब निकालेंगे, अगर हम स्पिन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें या प्रोटॉन की बात करें तो उसके लिए स्पिन की वैल्यू हाफ होती है, तो आपके पास जी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको एक प्लस हाफ और एक क्या मिलेगी, एक स्पिन अप मिलेगा एक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग और एक स्पिन डाउन मिलेगा। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो डेंसिटी है, अगर हमारे पास किसी गैस की डेंसिटी हम इससे एम पाई बाई वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस डेंसिटी ये वैल्यू डेंसिटी की जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, यू एफ ज़ीरो की ये वैल्यू हमारे पास निकल के, जो हमने यू एफ ज़ीरो का एक्सप्रेशन निकाला था उससे निकल के हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्मी टेम्परेचर। अब फर्मी टेम्परेचर क्या है, अगर हम क्या करें, फर्मी टेम्परेचर टी एफ क्या होता है, यू एफ ज़ीरो को अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के से डिवाइड कर दें तो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फर्मी टेम्परेचर बोलते हैं। और अब यू एफ ज़ीरो की जब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास फर्मी टेम्परेचर की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसमें अगर हमारे पास हम बोलेंगे कि टेम्परेचर आपका फर्मी टेम्परेचर से कम है, इसका मतलब आपकी एनर्जी यू एफ ज़ीरो से कम है, इसका मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्ट्रॉन्गली डीजनरेट है, मतलब सारे के सारे एनर्जी लेवल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं, बीच में कोई भी खाली आपके पास एनर्जी लेवल नहीं है। मतलब एक एक बिल्डिंग लगा लो आप, उस बिल्डिंग में आपके पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो डीजनरेट का मतलब हो गया कि सारे के सारे फ्लैट आपके भरे हुए हैं। अगर उसमें 10 फ्लोर हैं तो पहले फ्लोर से वो भरना स्टार्ट हो गया और 10वें फ्लोर तक सारे के सारे फ्लैट कम्प्लीटली फिल्ड हैं, तो ये वाला केस आपको मिलेगा। अगर टेम्परेचर आपका फर्मी टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा है, तो अब ये क्या हो गया, वीकली डिजनरेट सिस्टम आ गया आपका। मतलब बीच में आपका कोई फ्लैट खाली भी रह सकता है कि पहले फ्लोर पे आपके 4 फ्लैट थे, उसमें से 3 फिल हैं, एक खाली है। दूसरे फ्लोर पे आपके फिर से 4 हैं, उस 4 में से 2 फिल हैं। तीसरा फ्लोर सपोज सारा सारा का सारा खाली है, चौथे पे 2 फिल हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, वीकली डिजनरेट सिस्टम।
अब उसके बाद क्या हो गया, अगर टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा है फर्मी टेम्परेचर से, तो मतलब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्मी एनर्जी, और उस केस में आपका क्या हो सकता है कि आपका कंप्लीटली नॉन डिजनरेट सिस्टम आपको मिल जाता है, कि आप अब क्लासिकल लिमिट्स में यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, ठीक है भाई, इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। उससे आगे नेक्स्ट हमारे पास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।